अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले ही लेक्चर में ये देखा था कि एटम जो है, ये जो उसका ओल्ड कंसेप्ट था ये था कि एटम जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। एटम को अल्टीमेट जो है वो पार्टिकल कंसीडर किया जाता था उस वक्त कि वो मैटर का एक ऐसा पार्ट है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो अब न्यू कंसेप्ट है कि अब एटम जो है वो मज़ीद डिवाइड हो सकता है, मज़ीद कितने उसके पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है मोर दैन 100 पार्टिकल्स। और आज हम उसमें से एक पहला पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसको पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो जब हम क्या करते हैं एटम को डिवाइड करते हैं तो एटम जो है वो डिवाइड हो जाता है, और उसमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल कहा जाता है। बाकी भी हैं लेकिन मेन यही हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने स्टडी करना है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये सर विलियम क्रॉक्स ने जो है इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी थी, इसको मतलब कि बुनियादी वर्क जो है उन्हीं का था। इसके बारे में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पेश किया। ये मैंने आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक डायग्राम बनाई है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम को समझेंगे कि ये डायग्राम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई देगा कि ये 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड हैं। मेटेलिक इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि ये किसी मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड रॉड्स मीन्स सलाखें, कुछ ऐसे मेटल की बनी हुई सलाखें जिसमें से क्या हो इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, तो उनको हम क्या कहते हैं मेटेलिक इलेक्ट्रोड। और कितने होने चाहिए? 2। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को नाम दिया जाता है कैथोड और एनोड का। हम इसको कैथोड कब कहेंगे, एनोड कब कहेंगे? जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को, जैसा कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड का कैथोड, ठीक है। उसके बाद इसको हम जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर के जरिए कनेक्ट करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा? एनोड। और एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये तो इलेक्ट्रोड का हो गया। फिर उसके बाद हम ये शीशे की बनी हुई ग्लास ट्यूब लेते हैं। उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है इलेक्ट्रोड के बाद यहाँ पे कोई ना कोई गैस फिल करते हैं, गैस या फिर एयर या फिर वेपर्स वगैरह किसी चीज़ के हों, ठीक है। हम इस गैस इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर वही लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का मकसद क्या होता है? वैक्यूम पंप का मकसद इसके अंदर जो गैस फिल की जाती है उस गैस को के प्रेशर को रिड्यूस कराना है। इसमें मौजूद गैस जो होगी उसको इस वैक्यूम पंप के ज़रिए खारिज करवाया जाता है ताकि प्रेशर को लो रखा जाए, लो प्रेशर मेंटेन किया जाए। इसलिए हम जो है वैक्यूम पंप जो है वो यूज़ करते हैं। और प्रेशर कितना रखा जाता है? इसमें 0.01 टॉर ये जो रखा जाएगा इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद एक बैटरी के ज़रिए इसको कनेक्ट किया जाता है। बैटरी, उसका वोल्टेज कितना रखा जाता है? 500 से लेकर 10,000 वोल्टेज तक, यानी इतना ज़्यादा करंट अप्लाई किया जाता है। और इसके बाद ये हमने देखना है कि वोल्टेज किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये जो वोल्टेज हम देते हैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ ट्यूब के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब बड़ी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रेशर ज़्यादा है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमें वोल्टेज तब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये था उसका मतलब एक डायग्राम जिसमें हमने ये देखा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब होता ये है कि जब वोल्टेज यानी ये जो करंट अप्लाई किया जाता है, करंट दिया जाता है कितना? 500 से लेकर 10,000 तक का। तो इसमें ये होगा कि ये देखा गया
कि कैथोड से इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से क्या हुए, कुछ रेज इमिट हुई, कुछ रेज इमिट होती हुई दिखाई दी। कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई कुछ रेज दिखाई दी। क्योंकि ये रेज कैथोड से निकल रही थी, इस वजह से इनको कैथोड रेज का नाम भी दिया गया। ठीक है, मुनासबत क्या है कि क्योंकि कैथोड से निकल रही थी और कैथोड से किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ, इस वजह से इसका नाम क्या है, कैथोड रेज। और ये जब यहाँ से निकल रही थी तो इसने क्या किया, ये जो ग्लास की ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के ऊपर इसने एक ग्लो प्रोड्यूस किया। जैसे ही टकराई ये रेज के टकराने से एक ग्लो, फ्लोरिसेंस, एक चमक पैदा हुई। और कौन सी चमक पैदा, उसका कलर क्या था, ग्रीन फ्लोरिसेंस, उसका जो कलर था वो क्या था, ग्रीन। तो ये थोड़ी बहुत इसके बारे में है। फिर हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, कि कैथोड रेज किस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, ये जो यहाँ से प्रोड्यूस हुई कैथोड से और एनोड की तरफ वो क्या हुई, अट्रैक्ट हुई। तो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया गया तो ये कहा गया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया, कैसे कहा गया कि ये नेगेटिवली चार्ज हैं, कैसे बयान किया जा सकता है इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल जे पैरन ने 1895 में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, कैथोड रेज के रास्ते में क्या किया उसने, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। उससे इसने प्रूव किया कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और बाद में जे थॉमसन ने 1897 में जो है उसने ये क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जो है ये प्रूव किया कि दीज रेज आर, ये जो कैथोड रेज होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगी। किस तरह से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये किया कि इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने देखा कि यहाँ ये कैथोड है, ये वाला, ये कैथोड से रेज इमिट होती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो क्या होती हैं, पॉइंट 1 के ऊपर जाकर स्ट्राइक करती हैं। कब? जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये बात हमने माइंड में रखनी है। उसके बाद जब क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई किया गया, मैग्नेटिक फील्ड को यानी मैग्नेट को परपेंडिकुलर रखा गया, किस चीज़ के, डिस्चार्ज ट्यूब के। जब मैग्नेट को डिस्चार्ज ट्यूब के परपेंडिकुलर रखा गया तो ये देखा गया कि यहाँ से जो रेज इमिट होंगी कैथोड से वो बेंड हो जाती हैं एट पॉइंट 2। ठीक है, तो पॉइंट P2 की तरफ ये डाउनवर्ड बेंड होना ये शो करता है कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। और उसके बाद जे थॉमसन ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये जे पैरन ने जो था वो एक्सपेरिमेंट किया था। और जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इसमें एक पॉजिटिव प्लेट ऊपर की जानिब रखी और यहाँ पे ये नीचे की जानिब। तो उसने ये देखा कि ये कैथोड से जो रेज जो होती हैं वो इमिट होती हैं और कहाँ से जाती हैं, कहाँ पे जाकर स्ट्राइक करती हैं, एट पॉइंट 3। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, पहले मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कि जैसे ये रेज यहाँ से निकलेंगी, जाना तो चाहिए था स्ट्रेट या फिर नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये क्या होती हैं, पॉजिटिव एंड की तरफ जो होती हैं वो चली जाती हैं। तो पॉजिटिव एंड की तरफ कौन सी चीज़ जाती है, पॉजिटिव की तरफ वो जाती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव की तरफ जाना ये शो करता है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ये कौन सी हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। फिर जे थॉमसन ने इन दोनों इफेक्ट को इकट्ठा जो है अप्लाई किया। दोनों इफेक्ट से मुराद मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर एक ही साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई किया। जितनी क्वांटिटी में, ऐसा कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उतनी क्वांटिटी में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। फिर वहाँ से भी उसने ये देखा कि इस तरह से इन दोनों को अप्लाई किया कि मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल किया।
ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा कि उसने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और इससे क्या हुआ कि जो कैथोड रेज हैं उसका फोकस बिल्कुल पॉइंट P1 के ऊपर वो हो गया। अब इससे हमें ये जो एक्सपेरिमेंट ये जो हमने पढ़े यहाँ से ये जाहिर होता है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और इसके बाद और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज हैं कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। किस तरह से जब इनके सामने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो दे कास्ट शेडो, तो ये उनका क्या बनाएंगी, शेडो बनाएंगी। अब फॉर एग्जांपल इसी के अंदर हम यहाँ पे कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है, गैर शफाफ जिस्म, ऐसी बॉडी, ऐसा जिस्म जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये कैथोड रेज यहाँ से इमिट हो रही हैं। अगर हम इसके सामने कोई गैर शफाफ चीज़ रखते हैं तो ये क्या करती हैं, उसके साथ स्ट्राइक करके उसका शेडो बना देती है। शेडो कहाँ पे बनता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर या वॉल्स ऑफ ग्लास ट्यूब, ग्लास के यानी ये शीशे की ट्यूब है उसके ऊपर उसका क्या बनाती हैं, साया बनाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, साया कौन सी चीज़ बनाती है, लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है तो लाइट ही साया बनाती है। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि कैथोड रेज क्या है, लाइट है, ठीक, यानी कि ये लाइट की नेचर रखती हैं। उसके बाद ये अपने पॉइंट जो है नोट करना है कि कैथोड रेज क्या है, बेसिकली एक नेचर उनकी कौन सी है, लाइट की। दूसरी नेचर जो इसका एक और पॉइंट है कि कैथोड रेज पोजेस मोमेंटम, ये मोमेंटम भी रखती हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किस तरह से मोमेंटम रखती हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इस कैथोड रेज के बिल्कुल सामने एक पैडल व्हील रखा गया, रोटेटिंग पैडल व्हील। व्हील समझते हैं आप कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सके, घुमा सके। तो इनके रास्ते में जब एक व्हील को रखा गया तो व्हील के अंदर इस कैथोड रेज ने इसके साथ टकराकर, इसके साथ स्ट्राइक करके इस व्हील को घुमा दिया, इसके अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस करवा दिया। तो मोमेंटम का प्रोड्यूस होना ये जाहिर करता है कि कैथोड रेज टकरा रही हैं। अगर लाइट होती तो लाइट, एक तो लाइट नेचर वो रखता है, मोमेंटम वो चीज़ प्रोड्यूस कराती है जो पार्टिकल हो। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि अगर ये मोमेंटम प्रोड्यूस करवाती हैं तो इसका मतलब एक लाइट के साथ साथ इनकी दूसरी नेचर कौन सी है, पार्टिकल्स। ये लाइट के साथ साथ पार्टिकल्स नेचर भी रखते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स ही किसी चीज़ से टकराते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मोमेंटम प्रोड्यूस करवाते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बताई गई है कि वह फ्लोरेसेंस है। जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो वॉल ऑफ यानी कि ग्लास के वॉल से टकराते हैं तो वो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम क्या करें कि कैथोड रेज के रास्ते में कोई और चीज़ रखते हैं जैसे एल्यूमिना, तो जैसे ही कैथोड रेज एल्यूमिना से टकराएंगी तो वो रेड फ्लोरेसेंस जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। और अगर कैथोड रेज के रास्ते में टिन स्टोन रख दिया जाए तो वो टिन स्टोन ग्लो होगा येलो कलर में, उसका कलर यानी कि क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज की, एक्स रेज। कैथोड रेज जो होती हैं वो एक्स रेज प्रोड्यूस करवाती हैं। जैसे ही कैथोड रेज कैसे कराती हैं, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद हैवी मेटल एनोड। अगर हम क्या करें कि यहाँ पे कैथोड रेज ये जो यहाँ से निकल रही हैं, अगर ये वाला एनोड किसी हैवी मेटल का हो, ये एनोड क्या होना चाहिए, किसी हैवी मेटल का अगर ये एनोड है तो उससे इस एनोड से जो रेज प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, एक्स रेज। ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। और इसके बाद कि हीट प्रोड्यूस करवाती हैं ये कैथोड रेज। जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो वो क्या करेंगे, उसका यानी कि दर्जा हरारत, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगी। अब जैसा कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि एक कनकेव कैथोड लें, क्योंकि कनकेव कैथोड से क्या निकलनी है, कैथोड रेज निकलनी है। उसका कनकेव कैथोड एक ऐसा कैथोड होता है जो किसी एक पॉइंट पे फोकस करता है। अब एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ यहाँ पे प्लाटिनम फॉयल या एल्यूमिनियम फॉयल है, जब ये इसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी ये रेज, कैथोड रेज, तो कैथोड रेज क्या करेंगी, इस एल्यूमिनियम फॉयल या प्लाटिनम फॉयल का टेम्परेचर जो होंगी वो बढ़ा देंगी। ये एल्यूमिनियम या प्लाटिनम फॉयल क्या करना शुरू हो जाएगी, ग्लो करना शुरू हो जाएगी।
तो ये हीट प्रोड्यूस भी करवाती हैं। एक और प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। कैथोड रेज जो है इट काज आयोनाइजेशन, यानी कैथोड रेज जब किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगी, उस एटम को इलेक्ट्रॉन से महरूम कर देंगी। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि दीज यानी कैथोड रेज प्रोड्यूस आयोनाइजेशन, काजेज आयोनाइजेशन। एक और प्रॉपर्टी है उसकी, काजेज केमिकल चेंज, क्योंकि कैथोड रेज जो हैं वो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी ये किसी में ऐड होंगे, ऐड होने के बाद क्या कर देंगे, उसकी रिडक्शन कर देंगे, यानी वहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज वाक़ होगा। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बताई गई है पेनिट्रेशन पावर पास थ्रू थिन फॉइल, कि जब इसको हम क्या करते हैं, किसी थिन फॉइल से गुजारते हैं, मतलब थिन फॉइल के ऊपर जाकर ये स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से क्या हो जाती हैं, ये पास हो जाती हैं। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करनी है वो है कि जे थॉमसन ने इसकी चार्ज टू मैस रेशो जो है वो कैलकुलेट की। जब इसकी चार्ज टू मैस E/m, E स्टैंड फॉर चार्ज एंड M स्टैंड फॉर मैस, तो जे थॉमसन ने जब इसकी चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट की तो उसने कहा कि इसकी जो चार्ज टू मैस यानी कैथोड रेज की जो चार्ज टू मैस रेशो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के रेशो के जो है वो बराबर है। तो इस तरह से कहा गया क्योंकि चार्ज टू मैस रेशो सेम आ रही थी तो कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। फिर कंक्लूजन इसका ये है, इसी बिल्कुल यही ठीक है। और लास्ट में फिर ये कहा गया कि अगर हम कोई किसी भी मेटल का कैथोड लें, किसी भी मेटल का एनोड लें, कैथोड रेज की नेचर जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसको फिर नाम किसने दिया इलेक्ट्रॉन्स का, स्टोनी ने इसको नाम दिया कि इलेक्ट्रॉन, इन कैथोड रेज को नाम देने वाले साइंटिस्ट कह लें, उसका नाम क्या था, स्टोनी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी से फिर ये खास किया कि चार्ज टू मैस रेशियो जो है वो कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन के रेशियो के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल इक्वल आते हैं, इसी वजह से इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। अल्लाह हाफिज़।